और बैंकॉक में आयोजित विश्व आर्चरी पैरा सीरीज में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पैरा आर्चर पायल नाग। इनका नाम है पायल नाग। की बेटी पायल नाग ने रचा इतिहास। उड़ीसा के बलांगीर की पायल नाग। मम्मी भी कभी मेरी हिम्मत हारने नहीं दी और ना ही मैं कभी अपनी हिम्मत को हारने दी। But Payal Nag's story is truly gut-wrenching. एक्सीडेंट के बाद स्कूल गई तो मुझे लगा कि मैं कैसे लिखूंगी ये सब करके, तो फिर मम्मा ने मुंह से पेन पकड़ा दिए। पर ये अभी भी मंजिल नहीं है, अभी भी हम सीढ़ियों पे ही हैं। हमारा तिरंगा उधर 2 बार था और वो एक काफी अच्छा मोमेंट होता है। क्या है ये हाथ? हथौड़ा है बोलते, क्योंकि ना मैं मारते रहती हूँ जिस किसी को। मैं वही शुक्र मना रही हूँ, हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे हैं। हवा का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इस पूरे गेम में। डर सबको लगता है, बट डर के आगे की जीत होता है। तो आपको उनमें लगता है कि पीडब्ल्यूडी में कहीं कमी रह जाती है और एबल बॉडी है तो उस वजह से ज्यादा अच्छे सटीक निशाने पे लगता होगा, या ये प्रैक्टिस की बात है? क्या कहेंगे इस पे? ये सिर्फ ट्रेनिंग की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पायल यहाँ रोज एबल बॉडी वालों को भी हराती है। खासकर जो हमारा तीर होता है वो हम वहीं छोड़ आते हैं कि उसको वापस लेके आते हैं? नहीं, हम तीर नहीं छोड़ के आते हैं, सिर्फ तीर का निशान छोड़ के आते हैं और उसका स्कोर अपने नाम काउंट करके आते हैं, बस इतना ही करके आते हैं। 91.2 NIVA छलदून देख और सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनोखा अंकित। एक बार अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूं वापस तो यानी कुछ ना कुछ खास है। एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूं। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है ये कहावत थोड़ी अधूरी है, क्योंकि हमें ये तो बताया ही नहीं जाता कि वो तीर छोड़ा किसने। अब मान लीजिए वो तीर किसी ऐसे एथलीट ने छोड़ा हो जिस पर उसके ऑटोग्राफ भी हो, यानी कि ब्रेल में उसका नाम लिखा हो, तो क्या कमाल की बात होगी। चलिए मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं। आजकल एक नाम देश की सेंसेशन बना हुआ है। अगर मैं आपको ये कहूं कि हर दिल पर, हर अखबार पर, हर सोशल मीडिया पर एक नाम है, तो वो नाम है पायल नाग का। और ये मेरी खुशनसीबी कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। और न केवल पायल बल्कि उनके गुरु भी उनके साथ हैं। कहते हैं ना कि बिना गुरु के कोई भी मंजिल आपको नहीं मिल सकती। गुरु हर जगह आपके साथ होना चाहिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए। तो पायल के साथ हम स्वागत करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पर उनकी कोच अभिलाषा मैम का भी। तो सबसे पहले पायल एंड अभिलाषा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 91.2 NIVA छलदून के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। पायल, आपकी जो जर्नी, जो हमने जब हम रिसर्च कर रहे थे इस शो के लिए, तो हमने जो सब देखी, जो पढ़ा कि आप किस तरह से, आप किन किन कठिनाइयों से, किन किन तकलीफों के बाद आज, और कितनी कठिन मेहनत के बाद आज आप यहाँ पहुंची हैं, हम आपकी जुबानी वो जानना चाहेंगे कि वो कैसे शुरुआत हुआ। मैं पहले जब छोटी थी तो मैं पढ़ाई करती थी, तब ठीक थी मैं। तो फिर उसके बाद मम्मी पापा मिस्त्री है तो बाहर काम करने गए थे और मम्मा भी उनके साथ गए थे। तो मैं जब स्कूल में छुट्टी पड़ा तो मैं भी गई कि चलो मैं घूम के आऊंगी, कहीं घुमाने ले चलना करके। तो फिर मैं मम्मी पापा के साथ चले गई। तो फिर 4 मंजिल के ऊपर भाई और मैं खेल रहे थे और नीचे पापा काम कर रहे थे। तो फिर छत में पानी था और छत के साइड से ऐसे तार लग के गया था। तो भाई और मैं खेल रहे थे एक कपड़े को लेके। तो फिर उसी कपड़े को भाई खेल रहा था, फिर जानबूझ के नहीं फेंका, मतलब कि वो भी छोटा था, उसको भी पता नहीं था, तो फेंक दिया। फिर मुझे बोला कि दीदी निकाल दे करके। तो फिर मैंने एक लोहे का रॉड लेके मैंने निकाला। फिर करंट लगा तो फिर मैं पानी में गिर गई थी। फिर मुझे मेरा भाई बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, बट उसको भी पानी के करंट से ना बाहर फेंक दिया। फिर उसने मम्मी पापा को बुलाने चले गया। फिर मैं माँ करके चिल्ला रही थी, मेरे मुंह से आवाज भी नहीं आ रहा था। फिर हॉस्पिटल लेके गए, एक हॉस्पिटल में लेके गए तो हम कुछ नहीं कर सकते बोले। फिर मम्मा ने दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। मैं आज जिंदा हूं तो मेरे माँ बाप की वजह से ही हूँ। और एक सर थे, उन्होंने सारे मेरे हॉस्पिटल का खर्चा उन्होंने उठाए थे। और मम्मा पापा भी कुछ अपने जमीन बेच के मुझे हॉस्पिटल में रखे थे। और फिर मैं जब घर आई, घर जाने मतलब जब हॉस्पिटल में थी तो घर वाले ने नहीं, ऐसे हमारे पास वाले जो रहते हैं उन्होंने, हमारे रिलेटिव ने बोले थे कि बच्चे को मार दो, अब तो कुछ नहीं कर सकती करके।
तो फिर मम्मा लेके जाने के लिए, गांव लेके जाने के लिए, मतलब कि उनको मन ही नहीं था। फिर पापा ने जबरदस्ती की है कि चलो अब घर यहाँ रह के भी क्या करेंगे, ऐसे करके। तो फिर घर आए तो फिर मैं घर में ही पढ़ाई, मम्मा ने मेरा पढ़ाई स्टार्ट की है। फिर मैं स्कूल गई। जब मैं एक्सीडेंट के बाद स्कूल गई तो मुझे लगा कि मैं कैसे लिखूंगी ये सब करके। तो फिर मम्मा ने मुंह से पेन पकड़ा दिए और फिर मुंह से पेन पकड़ा दिए और तुम मुंह से ही लिखना करके बोले। फिर मैंने मुंह से लिखना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे ड्राइंग बनाना सीखी। फिर उसी टाइम में सिंगिंग भी करती थी, तो 2-3 कंपटीशन में भी गई थी। फिर उसके बाद मुझे ना मम्मा पापा कोई भी घर में नहीं थे और मुझे ना हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर से, वहां के जो ऑफिसर आए और मुझे लेके गए मम्मी पापा को बिना बताए, और मुझे आश्रम लेके गए, आश्रम में रख दिया। और फिर वहां मेरी पढ़ाई स्टार्ट की मैं, मतलब कि उन्होंने भी सोचा कि कुछ अच्छा करेगी आगे जाके, ऐसे सोच के मुझे आश्रम में छोड़ दिया। फिर मैं आश्रम में रह के अपना पढ़ाई स्टार्ट की और ड्राइंग करना सीखी। फिर एक सूरभि कंपटीशन आया तो उसमें मैंने हिस्सा लिया और फिर स्टेट लेवल तक भी गई। फिर मेरे गुरुजी मिले मुझे, मेरे कोचिस मिले जो कि श्री कुलदीप कुमार वेदवान सर और अभिलाषा मैम मिले मुझे। उन्होंने ऑर्फनेस में कॉल किए और उनसे बात किए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर से बात की है। फिर मुझे ये श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी बुलाए। फिर मैं यहाँ आके अपना आर्चरी की जर्नी स्टार्ट की। तो जब आपको पता चला बेटा, तब आप बहुत छोटे थे, है ना? तो आपके दोनों हाथ और पैर जो है वो अब नहीं रहेंगे, तो मतलब डर लगा था? क्या क्या फीलिंग आई थी उस वक्त एक बच्चा होने के नाते? उस वक्त क्या था कि आप क्या, देखिए पेरेंट्स तो परेशान होते ही हैं, है ना? तो आप उस वक्त क्या सोच रहे थे? वो खुद अब उन चीजों को रिकॉल भी नहीं कर पा रही है और रिकलेक्ट भी नहीं कर पा रही है। तो यही देखो, डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल टाइम से निकली है और उस टाइम बच्चे को अपने आप में हर चीज में ऐसा लगता है कि असमर्थ है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हुई और एक तरह से कहते हैं ना, जिंदगी और समाज के बीच का स्ट्रगल देख के फिर ऊपर आए। तो आज कहीं ना कहीं मतलब भगवान ने कुछ अच्छा लिखा था। कहते हैं ना कि भाई जो हम डिसाइड करते हैं वो नहीं होता, लेकिन भगवान ने हमेशा कुछ बेटर डिसाइड किया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो डेस्टिनी है, दैट वाज रिटन समथिंग एल्स और दैट वाज मच बेटर व्हाट हर पेरेंट्स और शी मस्ट हैव एवर ड्रीम्ड। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने ये पूछा कि फिर एक वो टर्निंग पॉइंट ना, कि पायल को कब समझ में आया, या जैसे इन्होंने एक बात बोली कि मम्मी ने मेरे मुंह में पेंसिल पकड़ा दी, है ना? तो यानी कि घर से हिम्मत थी, है ना? पेरेंट्स ने पीछे से ये नहीं बोला कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकती, या जो और लोगों ने बोला होगा कि नहीं अब ये क्या कर। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किए। बट आज उन्हीं के लिए मैं बुरा सुन रही हूँ कि दूसरे लोग बोल रहे हैं कि पायल के मम्मी पापा, पायल अपाइज हो गई तो उसे अनाथ आश्रम छोड़ दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे अनाथ आश्रम छोड़े। मुझे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर, उन्होंने मुझे अपने ऑफिसर को भेज के जबरदस्ती लेके गए मेरे मम्मी पापा को बिना बताए। बट आज उन्हीं, जिनके वजह से मैं जिंदा हूँ, आज उन्हीं को गलत बोल रहे हैं सब। देखिए, लोगों को ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, हम इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि जो आपकी जो सच्चाई है, क्योंकि जब हम आपके बारे में देख पढ़ रहे थे मीडिया में, तो उसमें हमने भी ये देखा कि लोगों ने बोला कि इस बच्ची को मार दो, है ना? लोगों ने ये बोला कि भाई इसको, मतलब पेरेंट्स ने अबेंडन कर दिया और इनको उधर छोड़ दिया। लेकिन जो जिला प्रशासन से लोग आए थे, वो उन्होंने यही सोच के आए होंगे वो कि इसको, इस लड़की में प्रतिभा है और ये आगे कुछ कर सकती है, यही रीजन था। नहीं, ये भी देखो, ये भी होता है। और आज भी हम वेलफेयर और अपना डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, वो यही देखते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बच्चा है, तो पहली बात तो ये देखो, एक पायल अच्छे सशक्त परिवार से नहीं आती है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, डिप्राइव है। तो आज अगर फाइनेंशियली कोई डिप्राइव है, तो उस हालत, बीमारी और कंडीशन में ना तो वो बच्चे को अच्छा खाना दे पाएगा, ना वो बच्चे को अच्छा हेल्थ दे पाएगा और ना एजुकेशन दे पाएगा। तो अगर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी अगर इस चीज पे काम करता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचता है कि वो एक अच्छा खाना खा सके, अच्छी जगह रह सके और समाज में उसको एक नौकरी ना बने, बल्कि वो अच्छी एक सेफ जगह रह सके, जहां उसको एक खुद में कुछ होने का एहसास हो। और शायद इनफैक्ट पायल भी मानती है, अच्छा हुआ कि वो लोग इसको लेकर आए
और वहां से इसको ये मिला कि ये हम तक भी पहुंची। तो नहीं तो शायद अगर ये अपने गांव में घर में ही रहती तो क्या पता हम तक भी ना पहुंच पाती। बिल्कुल। तो जरूर ये चीज है कि डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने भी अगर, क्योंकि बाद में भी जब हम इसको लेके आए तो इसके कलेक्टर ने बोला कि हाँ आपको अगर इसमें दिखता है तो आप लेकर जाइए, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। इनफैक्ट कि भाई अगर उसके इक्विपमेंट के लिए, उसके खर्चे के लिए कुछ चाहिए, उन्होंने काफी हेल्प किया। क्योंकि मैम ये कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि जो गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट के लिए भी कहा जाता है कि सरकार में कुछ होता नहीं है या सब लोग ऐसे ही लेते हैं, लेकिन पायल इस बात की भी एक मिसाल है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। अपनी जो मेरी स्क्रिप्ट है मैंने उसमें ये बात रखी कि जिला प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया और बच्ची को एक जगह ऐसी मिली जहां वो अपनी प्रतिभा को निखार सकती है, उसकी प्रतिभा को पहचान मिली। एटलीस्ट उन्होंने ये सोचा है, सोच के ये किया कि इसको एक सुरक्षा भरी जगह मिल सके जहां ये अपना जीवन अच्छे जी से पढ़ाई कर पाए, ऐसे करके मुझे वहां लेके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे वहां अच्छे से और पढ़ाई अच्छे किया, वो से 12th पढ़ाई में भी है। करने के लिए दिए। वो 12th में है, उसको सपोर्ट किया, उसने 12th तक एग्जाम भी दिया, स्कूल गई, बहुत प्यारी उसकी स्कूल पिक्चर्स हैं जिसमें यूनिफॉर्म पहना है, बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स है। और वहीं से इसको ये लगा अगर आर्चरी नहीं तो कुछ और भी तो कर रही थी, कुछ और, लेकिन आर्चरी ने उसको चूज कर लिया, उसने आर्चरी को चूज नहीं किया। ये तो पता भी नहीं था आर्चरी क्या होती है। क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितना सच है, हमने ये भी पढ़ा कि आपकी एक जो पोस्ट है वो वायरल हो गई थी। आप शक्ल देखती हैं और मुंह से ही जो है आप स्केच बना देती हैं सामने वाले व्यक्ति का, क्या ये बात सच है? जी मैम। ठीक है, तो मुझे लगता है अंकित को अंकित के लिए कभी जब टाइम मिलेगा, अभी तो आप बहुत बिजी हैं, बहुत है ना, अभी बहुत इंटरव्यूज चल रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, तो आरजे अंकित है ना, इन्होंने ही सारी मेहनत की आपका नंबर निकालने में, सारा कांटेक्ट करने में। तो ये अंकित कभी मौका लगे तो है ना हम संपर्क करेंगे। जी मैम। उसका पोर्ट्रेट मेकिंग डिमांड पे चल रहा है। हाँ आप उड़ीसा के जो सीएम सर हैं, उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने आपका स्टोरी जो है वो शेयर की। जी, जब मैं ड्राइंग करती थी तभी भी किए थे उन्होंने। अच्छा जी। अच्छा, यानी आपने ना सिर्फ एक गुण में आप माहिर हैं, आपने एक और गुण में आप माहिर हो गई हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगला जो इंटरव्यू हमारा और भी होंगे, तब एक तीसरा और एक एस्पेक्ट स्पेशल वाला पायल का सामने आएगा। जी मैम जरूर। जी है ना अंकित। मैम अभिलाषा मैम, आप जब पहली बार मिली पायल से, वो मोमेंट हमारे साथ शेयर करिए कि वो क्या मोमेंट था, क्या कुछ तारीख आपको याद है, कुछ सन, कुछ उसका पोर्ट्रे करिए। ये 2023 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आई थी। और एक तरह से मतलब मैं ये मानती हूँ, यहाँ एकेडमी है, यहाँ पे हमारे पास पैरा आर्चर्स हैं, एबल बच्चे हैं, सब लोग साथ में मतलब ट्रेनिंग करते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, सब लोग साथ में इनका जो हॉस्टल है सब कुछ सब साथ में है। लेकिन जब ये आई थी तो मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था कि बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, क्योंकि पहले ही शीतल जब यहाँ आई थी तो शीतल की जर्नी और उसकी अचीवमेंट से ऐसा हुआ था कि देखो माता रानी ने इसको यहाँ लाया। तो जब ये आई तो मुझे लगा कि माता रानी ने इसको यहाँ पे लेके आ गई, तो ये कैसे ना कैसे यहाँ पहुंच गई, तो मुझे अब इसकी जिंदगी एक अलग ही टर्निंग पॉइंट पे आ जाएगी। और दूसरी चीज कुलदीप जी हैं, तो वो एक तरह से क्या है कि पैरा के लिए ना ही इज अ आर्किटेक्ट, मतलब वो कॉन्फिडेंस उनको ऐसा है कि मैं तो ढूंढ रहा था कि जिसके दोनों हाथ पैर कुछ ना हो, मैं ऐसे ही तो ढूंढ रहा था। तो फिर उसके बाद लाइक इट वाज कि चलवा लेंगे, हो जाएगा। इसको था कि कैसे चलाएगी, बट हमें बिल्कुल भी ये नहीं था कि आर्चरी नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट इसके बाद अभी बोलते हैं कि अभी ना कोई ऐसा बच्चा ढूंढते हैं जिसके बिल्कुल ही हाथ बिल्कुल ही पैर कुछ नहीं हो, सिर्फ बॉडी हो। तो ये था कि मतलब ये उसमें एक एडिशन थी हमारी, जो ये एक टीम है, शी वॉज अ एडिशनल एस्पेक्ट। और इसमें ये नहीं था कि टाइम लगेगा, तो तभी इसने पहले दोनों पैरों से चलाया, फिर एक पैर पे आई, फिर इसको प्रोस्थेटिक्स यूज किया। और इसको जरूर लगता था कि भाई कैसे करेगी। एक ना पायल बहुत मेंटली स्ट्रांग है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जब आप समाज के बहुत सारे टैबूज से लड़के आ जाते हो ना, तो 80% तो आप जीत के आ जाते हो।
राइट 20% रह जाता है जो आपको आपकी उस चीज में मास्टरी करनी है, मेहनत करना है, और वो 20% इसको आर्चरी में करना था, लेकिन वो 20% पूरा 100 देना था, और वही 100 देते 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 उसी को प्रैक्टिस करते करते आज पायल यहाँ है। और एकदम नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी एकदम नहीं हुआ। बिल्कुल राइट कई सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिनमें पायल ने बहुत सारी हार देखी और उसके बाद ये एक बड़ी जीत देखी। ठीक है, सो बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, पायल पहले ही नेशनल मेडल ले चुकी है, लेकिन कई सारे बीच में 1.5-2 साल में ऐसे टूर्नामेंट्स आए हैं जिनमें काफी खराब भी परफॉर्म किया, अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन वो सारी हार, वो सारे स्टेप्स, वो सारी सीढ़ियां जरूरी थी इस एक ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचने के लिए। पर ये अभी भी मंजिल नहीं है, अभी भी हम सीढ़ियों पे ही हैं। यस यस बिल्कुल। मैम एक क्वेश्चन है जो मेरे भी गुरु हैं, मैं उनको कहता हूँ, नरेश सिंह नयाल सर ने हमको भेजा है। बीइंग अ कोच, जब आप पैरा आर्चर को तैयार करते हैं या आर्चर को तैयार करते हैं, तो इमोशनली ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है? किस एस्पेक्ट को, किस पर ज्यादा एज देने की जरूरत है? हाँ, दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इमोशनली भी हम बहुत ज्यादा अगर सॉफ्ट हो जाएं तो फिर इनको लगता है कि नहीं बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं तो लगता है कि ठीक है रूडनेस मिल रही है। तो वो रूडनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है कि उसके बाद इनको ही वापस पायल को डांटा तो 10 मिनट बाद पायल ये क्यों हुआ, वो भी करना है। तो वो सारा बैलेंस करना पड़ता है, और ये इमोशनल एस्पेक्ट, बी इट अ एंगर, बी इट अ स्ट्रिक्टनेस, और बी इट अ कंपैशन, सो कहीं ना कहीं वो कंपैशन वाली चीज हाई होती है, तो फिर सब कुछ बैलेंस हो जाता है। और ट्रेनिंग के लिए वो सब कुछ जरूरी है, और तब जाके ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि दीज इमोशनल एस्पेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जैसे आप अभी जो आप एक मिसाल और जो कायम कर रहे हैं, वो एक गुरु और शिष्य परंपरा है, उसको और मजबूत और पुख्ता, आपकी जो ये जोड़ी है, आपका जो ये दोनों का एक साथ का जो ये साथ है, ये इसको और मजबूत कर रहा है। ये दिखाता है कि गुरु और शिष्य का अभी भी वो संबंध है। लेकिन मैम, बीइंग ह्यूमन बीइंग, मतलब देखिए, हम लोग भी एज अ ट्रेनर रहे हैं, अभी हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, पीडब्ल्यूडीज को देते हैं या नॉर्मली भी। तो मैम, मतलब कोई तो ऐसा मौका आया होगा कि कभी लगा होगा कि यार अब नहीं हो रहा, मतलब जहां पे हम बोलते हैं ना कि थोड़े हमारा मोरल डाउन हो जाता है, बीइंग ट्रेनर, बीइंग कोच, बीइंग टीचर, वहां क्या स्थिति होती है? और आई एम श्योर आया भी होगा, आता भी होगा, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मतलब होता है कि भाई, मतलब अपना 100% दे रहे हैं और एक बार हुआ कि नहीं अब नहीं हो रहा, बट फिर वही चीज होती है कि चलो कोई बात नहीं, अपना कर्म कर लेते हैं, बाकी देखा जाएगा जो होगा आगे से। मतलब फिर क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल 0 कर देनी पड़ती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो बीट, मतलब कि अपनी एक परफॉर्मेंस हो, चाहे वो अपना कंपैशन हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, वहां फिर ना एक, मतलब मेरे साथ ये चीज हुई है पिछले 7-8 सालों में। हर एक एथलीट के साथ एक अलग जुड़ाव होता है, पायल के साथ अलग है, मेरे ग्राउंड पे और बाकी बच्चे हैं, मेरे प्लेयर्स हैं, बाकी लड़कियां हैं, लड़के हैं, शीतल है, राकेश है, ऋतिक है, या और कोई भी मेरा जूनियर से जूनियर आर्चर है या सीनियर से सीनियर आर्चर है। तो सबके साथ ना एक अलग कंपोजिशन है, बट किसी के भी साथ वो चीज हो जाती है कि बस हो गया, अब इतना, इससे आगे नहीं हो रहा। तो फिर मैं थोड़ा टाइम अपसेट होती हूँ, उसके बाद फिर सोचती हूँ कि नहीं, लेट मी डू माई पार्ट, आगे का देखा जाएगा। कोई सा वाक्य, कोई ऐसा कि पायल के साथ का कोई ऐसा वाक्य कि कभी बहुत गुस्सा आया? देखिए, पायल बहुत मुस्कुरा रही है, अभी इससे पहले भी जब आप ये बारे में बात कर रहे थे, तो हुई हो कोई ऐसी बातचीत, मतलब कुछ ऐसा वाक्य हुआ हो और फिर उसके बाद चीजें आप लोगों ने सेटल की हो? नहीं, अभी तक पायल के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इनफैक्ट ये एक था कि
फिर एक चीज डिसाइड करनी पड़ती है कि चलो लेट मी सेट अ न्यू बाउंड्रीज, लेट मी सेट अ न्यू लाइंस। सो वो करना पड़ता है। तो दिस हैज हैपेंड कि पेरिस ओलंपिक के बाद ये जरूर शीतल के साथ हुआ। सो आई सेट माय बाउंड्रीज, दैट्स इट। सो पायल, वो मोमेंट आप रिलीव करिए, क्योंकि जो लास्ट तीर था 139 136, क्या चल रहा था आपके माइंड में? क्योंकि आपके सामने एक वर्ल्ड चैंपियन भी है और आप उनके साथ ट्रेनिंग भी शायद करती हैं, तो वो फाइनल मोमेंट्स कैसे थे आपके लिए? मैं जब फोर्थ एंड जब था तो उसी टाइम मेरे 2 पॉइंट आगे थी, मैं 2 पॉइंट से आगे थी। तो जब लास्ट एंड था तो मैम ने बोले पीछे से कि अच्छा फिनिश करना, तो और मैम समझा रहे थे पूरा रिलैक्स होके चला और अच्छे से फिनिश करी लास्ट एंड है करके मैम ने बोले थे। और फिर मैं मन में सोची नहीं पायल तुझे तो अच्छा करना है और ये लास्ट एंड है, अच्छे से फिनिश कर, ऐसे सोची तो और फिर तीर चलाई मैंने। ओके। एंड उसके बाद शीतल दी को आप कैसे उनको एड्रेस करती हैं और क्या बातचीत हुई? कोई बातचीत हुई थी क्या आप आपकी? लोगों की आपस की क्या बातचीत होती है? उस जब मैच होने से पहले हम दोनों ने बात किए थे अच्छा करना, उन्होंने भी बोले थे कि अच्छा करना करके अच्छे से बात किए थे। और फिर मतलब कि मैच खेलने गए तो फिर जब खत्म हुआ तो फिर उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोले, हक किए, अच्छा किया बोले। मैम, पायल जो आप ये बता रहे हो, मैं स्पोर्ट्स को लेकर इमोशनल हुआ। मैं इस चीज को रिलीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम बड़े स्टेज पर जाते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं, तो बहुत मायने रखती हैं ये सारी चीजें। मैम, अभिलाषा मैम, पायल के साथ जो प्रॉब्लम है और या शीतल के साथ, तो हमें उनकी जो आर्चरी होती है उसको अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। क्या कुछ चेंजेस टेक्निकल तरीके से या ट्रेनिंग के तरीके से आपने पायल के लिए किए? नहीं, देखो दोनों के लिए अलग तरह से डिवाइसेस बनाए गए हैं, जो कि कुलदीप जी ने यही बनाया है। शीतल के लिए पहले जो रिलीजर बनाया और सेम रिलीजर है, बट शीतल के लिए एक अलग अडेप्टेशन है, पायल के लिए एक अलग अडेप्टेशन है। और फिर पायल का लेग प्रोस्थेटिक्स है जिसको वो एज अ ग्रिप यूज करती है, जिसमें ग्रिप अटैच किया गया है। और ये जो हम मैच की बात कर रहे थे, तो लास्ट एरो काफी क्रूशियल था। और उसके बाद एक्चुअली बीइंग विद द इंडियन टीम, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राउड यही था कि हम वहां पे, हम 2 कोचेस और 2 आर्चर, चारों लोग इंडियंस थे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और दोनों मतलब एक पोडियम पे हायर रैंकिंग गोल्ड और सिल्वर इंडियंस फिनिश कर रहे थे। और बाद में मेडल मिला तो भी हमारा तिरंगा उधर 2 बार था, और वो एक काफी अच्छा मोमेंट होता है। तो मैंने मैच खत्म होते ही शीतल को बुलाया कि इधर हमने चारों ने साथ में फोटो लिया वहीं पे। तो सबसे अच्छी चीज ये थी कि इट वाज ऑल अबाउट इंडिया। यस मैम, इस नोट पर मुझे मालूम है एलए बहुत दूर है, बट ज्यादा दूर भी नहीं है। नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर यही सेम सिचुएशन वहां पर होगी और पूरा देश देखेगा? नहीं, सेम चीज नहीं। इनफैक्ट मैं तो आज भी विद क्रॉस फिंगर्स टच वुड चाहती हूँ कि ये चीज हो। यस बिल्कुल। क्योंकि देखो उससे अपना एक बेनिफिट हो जाता है कि दोनों मेडल अपने घर में है, अपने देश के लिए है। सबसे बड़ी चीज ये होती है, चाहे वो पायल को जाए चाहे वो शीतल को जाए, वो पायल और शीतल को नहीं जा रहा है, वो इंडिया को जा रहा है। यस। तो मैम, अपकमिंग कौन कौन से इवेंट हैं जिस पर पायल या फिर शीतल जो है काम कर रहे हैं, जिस पर आप भी काम कर रहे हो? देखो पिछले 1 दशक में, 10 सालों में इंडियन पैरा आर्चरी टीम ने काफी ग्रो किया है। और पिछले 2023 के एशियन गेम्स में हम लोग 7 मेडल्स लेकर आए थे, और फिर वही नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल भी इंक्रीज हुआ है। टोक्यो में हमारा 1 ब्रॉन्ज मेडल था, और अभी 2024 में जो हमने सबने विटनेस किया है। और मुझे गर्व है कि भाई आई हैड बीन विटनेसिंग ऑल दीज इवेंट्स विद द टीम। सो हम 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज लेकर आए। तो आगे भी आने वाले ये अभी 2026 के पैरा एशियन गेम्स में, जिसमें हमारी काफी अच्छी टीम है, पूरी टीम सभी कैटेगरीज में, इंक्लूडिंग पायल, शीतल एंड अदर एथलीट्स। हरविंदर सिंह है, राकेश कुमार है, और मतलब अभी फाइनल टीम सिलेक्शन होना डिसाइड है, बट हमारा 12 लोगों का एक टीम होगा। तो देश की टीम काफी अच्छा करेगी।
और जरूर वो 7 मेडल से हम नंबर ऑफ मेडल्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये तो हमारे लिए एक एलए की तैयारी है जो इस साल एशियन गेम्स खेलेंगे। यस पायल, आप जो कर रही हैं ये बहुत गर्व की बात है। आपकी जैसी और भी लड़कियां होंगी जो आर्चरी में आना चाहेंगी या कुछ करना चाहेंगी, आप उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं किसी और का एग्जाम्पल कैसे ही दूं, मुझे ही खुद देख लो, मेरे तो 4 हाथ पैर नहीं हो के भी मैं कर सकती हूँ। तो आप लोग भी जरूर कर सकते हो और अपनी हिम्मत ना हारे, अपनी हिम्मत को हमेशा ऐसे ही रखो। और बोलते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, तो मीठा जरूर मिलेगा, अपना मेहनत करते रहिए। एंड पायल, फर्स्ट टाइम जब आपने आर्चरी उठाई थी, जब वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि वो एक लंबा वक्त हो गया, आप अभी मेडल भी लेके आई हैं, तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? क्यों नर्वस थी आप, या आपको लगा कि ये कैसे होगा, ये क्या कुछ है, बहुत सारा ट्रेनिंग का ये पार्ट? मैं जब फर्स्ट टाइम आई तो मैं शीतल दीदी को, राकेश भैया को देखी, तो शीतल दीदी ने पैर से चला रहे थे, मेरे तो पैर भी नहीं है, तो मैं सर को पूछी मैं कैसे चलाऊं करके। तो सर ने, मेरे गुरुजी ने बोले थे मुझे कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ बुलाया हूँ तो तुझे मैं धनुष पकड़ा के चलाऊंगा भी करके। तो धीरे धीरे फिर मेरे डिवाइस बनाने लगे, तो फिर मैंने तीर चलाना भी स्टार्ट किया। जब मैं फर्स्ट टाइम तीर चलाई तो मैं कितना खुश हो गई थी, मेरे इंस्टा में वो वीडियो भी पड़े होंगे। तो फर्स्ट टाइम वो तीर चलाई तो मुझे बहुत खुशी हुआ था और मुझे यकीन हुआ कि मैं भी तीर चला पाऊंगी करके। फिर मैं नेशनल खेलने गई। नेशनल में जब मेरा मेडल आया तो सर और मैम इतना रोने लगे, मतलब कि वो खुशी के आंसू थे। जिन्होंने बोले थे कि पायल कुछ नहीं कर सकती है करके, वही मेरे सर और मैम ने करके दिखाए कि पायल भी कुछ कर सकती है करके, तो तभी रोना आया था। मैम आप कुछ कह रहे थे आप? हाँ, नहीं मैं यही कह रही थी, वो पहले जो एरो का वीडियो था वो इतना मतलब हमारे लिए वो था कि मतलब हमें भी देख के हुआ था कि मैं सही थी इस सोच को कि माता रानी ने इसको कुछ सोच के यहाँ बुलाया है। यस मैम, ट्रेनिंग का क्या रूटीन रहता है पायल का, अगर आप वो बताएं हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। एक्चुअली ट्रेनिंग का रूटीन हमारा, जैसे मैंने बोला, हमारे एबल आर्चर्स, पैरा आर्चर्स सब लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं। और हमारा ये श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी है जो कटरा में लोकेटेड है और जो श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है, जिसके चेयरमैन हमारे मनोज सिन्हा जी हैं। और यहाँ पे हमारे सीईओ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सपोर्ट करता है, जो पूरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को अपलिफ्ट करता है लोकल और यहाँ के आसपास के एरिया के लिए। लेकिन इनफैक्ट आर्चरी में तो हमारे पास दूसरे स्टेट से भी सभी बच्चे हैं। और इनफैक्ट मैं भी खुद यूपी से हूँ, लेकिन यहाँ पे 10 साल से एम्प्लॉय हूँ और यहीं पे रेजिडेंट हूँ। और यहीं से आर्चरी से ही आज सब कुछ मिला है, तो मैं मतलब तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दूसरा, भारत सरकार का जब से खेलो इंडिया और ये सब प्रोजेक्ट स्टॉप्स है, ये सब आया है, इससे पैरा एथलीट्स को भी एबल एथलीट्स के साथ बराबरी मिली है। पहले एक टाइम था रियो तक, रियो ओलंपिक्स तक, और उससे पहले लंदन ओलंपिक्स तक, तो 1-2 नाम होते थे जिनको हम पैरा में जानते थे, दीपा मलिक जी, देवेंद्र झाझरिया जी, बस। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ एथलीट्स इन ऑल द पैरा स्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और ट्रेनिंग सेंटर की बात करें जो पैरा के लिए, जो बिल्कुल मतलब पैरा फ्रेंडली है एंड दे आर वेरी इजी टू अप्रोच। जेएलएन है या और भी भारत में कई सारे ऐसे सेंटर हैं जो पैरा फ्रेंडली बन गए हैं और उसी से पैरा स्पोर्ट्स देश का इतना बढ़ रहा है। तो हमारा भी जो सेंटर है, यहाँ सबके लिए सारी चीजें सुविधा इक्वल है और सब साथ में ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग शेड्यूल सुबह शुरू हो जाता है और दोपहर को सिर्फ इनको 2 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, टिल इवनिंग ये लोग ट्रेनिंग करते हैं। ओके, सो पायल, फिर तो आपको फ्री टाइम नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो फिर आप उसमें क्या करती हैं? फ्री टाइम मिलता है तो मैं ड्राइंग कर लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा फोन देख लेती हूँ, और जिसके लिए डांट भी सुन लेती हूँ। और जिसके लिए डांट भी सुनती, फोन के लिए तो डांट सुनती हूँ। पायल, एक थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न ये भी है कि आप फोन कैसे देखते हो? ये हाथ से चलाती हूँ। ये हाथ में लेके, और आप अगर आप ऐसे, ये तेरा हाथ क्या है? ये बोलना बोलना। ऐसे पैर में रख के ऐसे 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 चलाती हूँ। नहीं, ये हाथ क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है ये हाथ? कुछ नहीं।
एक डायलॉग है पायल का, अब देखो दो दो आरजे बैठे हैं, अब आप उसके मुंह से निकलवा सकते हैं तो निकलवाइए। ओ, अब इतना सस्पेंस क्रिएट हो गया है, सारा फोकस अब आप पर है, तो क्यों अंकित? यस बिल्कुल, बता दो पायल। हथौड़ा है बोलते, क्योंकि ना मैं मारते रहती हूँ जिस किसी को भी। अच्छा है हम ऑनलाइन बहुत लगती है, यहाँ से ना बहुत लगती है, तो लोग हथौड़ा बोलते हैं। थोड़ा बोलते हैं। मैं वही शुक्र मना रही हूँ, हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ यस, ये बात है। ओके, यस, तो पायल, एलए की तैयारी शुरू हो गई आपकी अभी से, या अभी उसमें थोड़ा सा अभी, क्योंकि बहुत कुछ हैक्टिक शेड्यूल है, कई जगह बात, हर जगह हम सुन रहे हैं, तो कैसे मैनेज हो रहा है? अभी छोटे छोटे गोल्स हैं, पहले एशियन गेम्स की तैयारी करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसे कि अभी धीरे भी धीरे एक एक स्टेप सीढ़ी चढ़ना है। अभी भी हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मंजिल नहीं है ये। जी। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं रिएक्शन के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि जब ये इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, तो पहले लोगों का क्या मतलब, आपके आसपास भी जहां आपका लोकल है वहां पर, और बाकी जैसे सब लोगों को तक जब ये बात पहुंची, मीडिया में इतना ज्यादा आया, तो कैसा लग रहा है, और क्या लोगों का क्या रिएक्शन आया उसको लेकर, फैमिली का, बाकी आसपास के लोगों का, सबका? मम्मा पापा तो इतना खुश थे कि मैं बता नहीं सकती, उतना खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी को जिन्होंने बोले थे कि कुछ नहीं कर सकती करके, तो आज पूरी दुनिया उनकी बेटी को देख रही है, तो वो बहुत खुश थे और बोल रहे थे कि ऐसे बोल रहे थे और आगे जा और बहुत अच्छा कर, और इन लोगों को मतलब कि मुंह तोड़ जवाब दे जिन लोगों ने तुझे बोले थे कि कुछ नहीं कर पाएगी। और अड़ोस पड़ोस में जब बाहर निकलती हो या कहीं मार्केट अभी में तो जाती घर हो, नहीं गई हूँ, जब नेशनल मेडल लेके गई थी तो तब जिन्होंने भी बोले थे उन्होंने भी आके कांग्रेचुलेशन, अच्छा कर दिया, ये वो करके बोले थे। ऐसा तो नहीं होता था अपने बच्चों को सामने लाते थे और बोलते देख जब ये कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो, ऐसा हुआ कभी? जिन्होंने बोले थे उनकी बेटियों की शादी हो गई। मैम, अभिलाषा मैम, एक टेक्निकल क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मैं आर्चरी फॉलो भी करता हूँ। हवा का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इस पूरे गेम में, तो और अभी आपने जो बैंकॉक में किया, वहां का एनवायरनमेंट अलग होगा, हम जहाँ ट्रेनिंग करते हैं, तो ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, और खासकर पैरा आर्चर्स के लिए, हम इनके लिए कैसे तैयारी करते हैं बेसिकली? देखो, जब हम यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे रीजन में स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, तो वहां भी हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल हमारे फॉलोड बाय अ प्रैक्टिस शेड्यूल होता है। सो द कंपटीशन इज फॉलोड बाय 2 days प्रैक्टिस। तो हम वो जो 2 दिन होता है वहां प्रैक्टिस करते हैं, वहां के हवा को जज करते हैं, और अकॉर्डिंगली आर्चर उस हिसाब से प्रैक्टिस करता है, अपना माइंड सेट करता है कि हाँ हमारी होम ग्राउंड से इस कंपटीशन ग्राउंड में क्या डिफरेंट है। तो मेनली एशिया में वो इतना प्रॉब्लम नहीं आता, बट व्हेन वी शिफ्ट टू द अनदर रीजन, लाइक हम जब यूरोप में कहीं ट्रेवल करते हैं या दूसरे रीजन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेजर इवेंट्स जो हैं यूरोप और एशिया में होते हैं। तो अभी भी थे, तो वहां हमने 2 दिन पहले जज किया, फिर उस हिसाब से अपना ट्रेनिंग को सेट किया, उस हिसाब से अपना देखा कि भाई कितना डिफरेंस आ रहा है। और जैसे कि हमारे फाइनल मैचेस पोडियम पे होते हैं, तो वो पोडियम को फेस करना पायल के लिए फर्स्ट टाइम था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो वहां भी थोड़ा सा हवा का फर्क था, लेकिन उसको हर आर्चर के लिए है हवा, तो वो कंडीशंस सिर्फ एक पायल के लिए नहीं होंगी या किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होंगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस तो सबके लिए हैं, तो सभी उसको अडेप्ट करके और उसी हिसाब से अपना कंपटीशन खेलते हैं। मैम, जैसे जब वो हमारी टीम जब जाती है बाहर विदेशों में खेलने के लिए, तो क्या वहां पे इंटरनेशनली क्या उनका व्यवहार, उनका रवैया, उनकी बाकी चीजें कैसे होती है? नहीं, बाहर जाते हैं काफी अच्छा होता है। और दूसरी चीज की हमारी भारत सरकार हमारे लिए सारी सुविधाएं सब कुछ मुहैया करा के भेजती है, और एक कंटीजेंट जाता है। और इनफैक्ट अभी हम एशिया सीरीज गए तो हमारी मतलब इंडिया की टीम सबसे बड़ी टीम थी, और जहां देखो हमारी ब्लू और व्हाइट ही किट दिख रही थी, तो काफी अच्छा है। और ऐसा नहीं है, आर्चरी और पैरा स्पोर्ट्स में इंडिया डोमिनेट कर रहा है, एंड वी आर स्पोर्टिंग हब, वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी एट द वर्ल्ड मैप ग्लोबली। तो इनफैक्ट इसके लिए मतलब गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो पिछले 10 सालों में चेंजेस आए हैं वो बहुत चेंजेस है।
उससे हमारी एक बाहर जो वर्थ है, वैल्यू है, वो काफी एनहांस हुई है और हमारा रहना खाना सब चीजों का भारत सरकार के द्वारा ध्यान रखा जाता है। अच्छा, कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर वो स्पोर्ट्स से हो या और भी कोई सेलिब्रिटीज हो जिन्होंने आप लोगों को संपर्क किया हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या कैसे, उसका थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली अभी हम उतना फॉलो भी नहीं कर पाए हैं, बट मेजरली मैंने काफी सारे ट्वीट देखे। तो स्मृति ईरानी मैम ने काफी अप्रिशिएट किया। यहाँ से जो अपना महिंद्रा से आया, और दूसरा और भी काफी सारे मिनिस्टर्स ने किया। हम सारा फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम सबको धन्यवाद बोलते हैं आपके प्लेटफॉर्म से, और अपने प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करते हैं कि जिनके उसमें लीडरशिप में स्पोर्ट्स इंडिया काफी बढ़ रहा है। और जरूर 2036 का जो हम ओलंपिक बिड का सोच रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सपना था सबका कि इंडिया में ओलंपिक्स हो, और जरूर हम सब उसको विटनेस करेंगे और भारत उसमें काफी अच्छा मेजबानी भी करेगा और प्रदर्शन भी करेगा और मेडल्स भी जीतेगा। देखिए, हर एक जब हम किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं और एक इतने बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे होते हैं, तो कई डर, कई फियर हमारे मन में चल रहे होते हैं, है ना। तो आप कभी क्या मतलब आप भी क्या इस स्थिति से गुजरे आप, और आज तो आप देखिए सफल हैं, है ना। तो आप एक रोल मॉडल तो है ही, लेकिन क्या थे आपके डर और क्या कहेंगे उस बात के बारे में? मेरे कोचिस और मेरी दीदी मेरे साथ ही रहते तो उतना कुछ नहीं लगता। सारी बातें मेरी दीदी को मैं शेयर करती हूँ, मेरे मैम को शेयर करती हूँ, तो उतना कुछ नहीं लगता। डर है भी करके भी नहीं सोचती, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, उनको उससे थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि हाँ, खाली हमें ही नहीं डर लग रहा, बाकी देखिए जो चैंपियंस रहे हैं, जो विनर्स रहे हैं, उनकी लाइफ में भी ये फेज आता है, तो हमें उससे डरना नहीं है। क्या कहते हो आप इस बारे में? बोलो पायल, बोलो। कि डर के आगे जीत है, ऐसा है पायल? डर के आगे जीत है ना। लेकिन डर लगा, थोड़ा सा डर लगा, है ना। और तैयारी डर के आगे ही जीत होती है। डर सबको लगता है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर पोडियम पे हो या कंपटीशन में हो, डर सबको लगता है, बट डर के आगे ही जीत होता है। और थोड़ा सा डर भी जरूरी होता है, और थोड़ा डर भी जरूरी होता है, ये भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। बिल्कुल, ये है एक्सपीरियंस स्पीक्स। ये जो हमारे गुरु हैं वो ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, थोड़ा सा डर जरूरी होता है। हाँ, वो जरूरी है, वो सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट है ये। हाँ जी अंकित। तो वो प्रश्न ये था कि जो इक्विपमेंट होते हैं, खासकर जो हमारा तीर होता है, वो हम वहीं छोड़ आते हैं कि उसको वापस लेके आते हैं? क्योंकि जो तीर होता है वो भी एक्सपेंसिव ही होता है, और डिजाइन क्या होता है उस छोड़े हुए तीर का बेसिकली? नहीं, हम तीर नहीं छोड़ के आते हैं, सिर्फ तीर का निशान छोड़ के आते हैं और उसका स्कोर अपने नाम काउंट करके आते हैं, बस इतना ही करके आते हैं। क्योंकि अगर ऐसे तीर छोड़ के आने लगे तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यही मैं बताना चाह रहा था कि इक्विपमेंट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं एक खिलाड़ी के लिए, और यादगार होते हैं वो चीजें। देखो, एक हैंड में तीर चलाते हैं, उनको निकाल कर लाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर निकाल कर लाते हैं। और अगर हमारे लिए तो ये है ना कि तीर लगा कहाँ है, हमें उसका पॉइंट मिलना है, हमें तीर वहां नहीं छोड़ना है। तो मैम, ये मेरा पर्सनल एक ऐसी क्वेरी है कि जैसे पीडब्ल्यूडी है जो इसको चला रहे हैं, तीर चला रहे हैं, तो जो लोग एबल्ड बॉडी हैं और जो पीडब्ल्यूडीज हैं, दोनों लोग आपके पास दोनों तरह के लोग हैं, तो आपको उनमें लगता है कि पीडब्ल्यूडीज में कहीं कमी रह जाती है और एबल्ड बॉडी है तो उस वजह से ज्यादा अच्छे सटीक निशाने पे लगता होगा, या ये प्रैक्टिस की बात है? क्या कहेंगे इस पे? ये सिर्फ ट्रेनिंग की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पायल यहाँ रोज एबल बॉडी वालों को भी हराती है। वाओ। यस। तो मैम, इस नोट पर मैं आपसे दोनों लोगों से ये चाहूंगा, मैंने कोई ऐसी बात या हम लोगों ने ऐसी बात जो ना पूछी और आप खुद से बताना चाहें हमें? ये जो आपका पीडब्ल्यूडीज के लिए अवेयरनेस का एक प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आज होते हुए काफी अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड पायल, आई वुड लाइक टू से कि जितना आज हमारा पैरा स्पोर्ट्स देश के लिए कर रहा है, वो बहुत बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा।
बस हाँ, इससे जितने और ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं वो जुड़िए, अपने आप को कहीं भी कम मत समझिए। आप बहुत सक्षम हैं, बहुत समर्थ हैं और आप में कोई कमी नहीं है। और हमारी सरकार आपको जो भी सुविधाएं दे रही है, जो भी आपको जरूरत है, हर चीज को देने का प्रयास कर रही है। और इतनी मतलब जो डिसेबल जो अपनी मिनिस्ट्री है या जो भी अपने को जो भी जरूरत है सब भारत सरकार कर रही है। और इतना एक्सेसिबल इंडिया जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, तो ये आपके लिए ही है। तो उन अपॉर्चुनिटीज को यूज कीजिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर आप ढूंढ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक मंजिल दिख जाएगी। और जो ग्रुप, जो लोग, जो एनजीओज या जो भी इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, वो प्लीज बच्चों को लेकर आइए और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जिससे उनको एक अपने जीवन का लक्ष्य और मंजिल मिल सके। ओके, सो ये था हमारा आज का खास पॉडकास्ट जो हमने किया पायल नाग और उनकी कोच अभिलाषा मैम के साथ। आई होप आपको ये जर्नी, ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो यहाँ आपका काम शुरू होता है। लाइक, कमेंट और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हम उम्मीद करते हैं हम जब दोबारा मिलेंगे पायल से और उनकी कोच अभिलाषा से, तो हमारे पास एलए का मेडल जरूर होगा और हम जरूर बुलाएंगे वापस और उनके साथ वो जर्नी शेयर करेंगे जो एलए ओलंपिक्स में होगी। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को बहुत पैशनली फॉलो करता हूं और मैं हमेशा ही आपसे कहता हूं कि जरूर आप भी फॉलो करिए। अगर आप यूट्यूब पर डिजिटली हैं तो यूट्यूब पर देखिए, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिए, नहीं तो अपने ग्राउंड पर जाइए, जरूर अपने पैरा एथलीट को जाकर के सपोर्ट करिए। मैं एक बात कहता हूं, वो बात कह के जाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए और देखते और सुनते रहिए 91.2 NIVH। हेलो दून।